अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। मैं हूं हमजा तारड़। आज वो दिन है जिसका पूरे साल किसी वक्त इंतज़ार रहता था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितनी महंगाई होगी, क्या क्या फैसले किए जाएंगे। लेकिन अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि रोज़ाना या हर 10-15 रोज़ बाद कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है कि शायद इस दिन की वो अहमियत भी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि शायद पहले ही सब कुछ पता होता है कि इसके बाद भी तब्दील हो जाएगा, ये बजट आएगा, उसके बाद कुछ भी मिनी बजट के अलावा उसका नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन फैसले शायद होते रहेंगे। और ये एक ऐसा दिन होता है जब जो उस दौर की, उस दिन की हुकूमत होती है, वो कहती है कि तारीख का बेहतरीन बजट हमने दिया, इससे बेहतर बजट पाकिस्तान में कभी नहीं आया। और ऑपोजिशन जो कोई भी हो वो बजट दस्तावेज देखे बगैर ही कह देती है कि ये तारीख का बदतरीन बजट है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों से जानें कि ये बजट कैसा है। जो गुज़श्ता साल गुजरा, जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया वज़ीर ख़जाना की जानिब से, वो दुरुस्त था या नहीं था, बहुत से नंबर्स के ऊपर बहस भी हो रही है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपको बताएं कि काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मियाँ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, चेयरमैन पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड FPCCI हैं। मलिक बोस्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज है। और मुर्तज़ा राय इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा 365 न्यूज़ है। सबसे पहले काशिफ अनवर साहब, नंबर आया, सबसे पहले तो हम उस पर बात कर रहे थे। आज बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। कल से जब से वज़ीर ख़जाना होकर गए, उन्होंने कहा 2.68%, 7% वो कहते रहे, 2.7% ये ग्रोथ हुई है। सर, बहुत एतराज़ हुआ कि ऐसा है नहीं। एक तो अजम्पशन मौजूद है कि आपने अप्रैल से जून के दरमियान अगर 5.3% ग्रोथ रहेगी तो फिर क्यूमुलेट करके ये शायद 2.7% या 2.68% हो जाएगा। सर, अगर हम डेटा इंटेग्रिटी की बात करें, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और इस वक्त उस पर कितने सवाल उठ रहे हैं? आपको लगता है कि ठीक नंबर्स पेश किए गए? देखिए, डेटा इंटेग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अल्टीमेटली हमें जो हुकूमत पाकिस्तान और जो स्टेट बैंक और जो FBR हमें जो देगी डेटा, हमें उसी पे बात करनी है। और हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है। लेकिन ये भी देखना है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल से ज़्यादा GDP की ग्रोथ हुई है, तो फिर इसका मतलब है इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा लगनी चाहिए थी, आपका सर्विस सेक्टर भी इम्प्रूव होना चाहिए था, फिर आपके मुल्क के अंदर खुशहाली भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, आपके मुल्क से लोग जो बाहर जा रहे हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए था, आपके मुल्क से जो इंडस्ट्री बाहर जा रही है उसे नहीं जानी चाहिए थी, आपके जो इश्यूज़ हैं कैपेसिटी पेमेंट्स के वो नहीं होने चाहिए थे। इस वक्त हम अपनी एक्सपोर्ट्स उस तरह से नहीं बढ़ा पा रहे जिस तरह से हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए। हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, जिस पे कल मिनिस्टर साहब ने कहा कि इट इज़ गुड के चलें वो मशीनरी में हो रही है। तो फिर इसका ये मतलब है कि हमारी जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमारे बाहर जाने चाहिए, तो वो तो नहीं गए, उस तरह से तो नहीं गए जिस तरह से ये जो कल का सर्वे प्रेजेंट किया गया है, वो जो प्रैक्टिकल इस वक्त पोजीशन है इकॉनमी की, उससे वो कोरिलेट नहीं करता। और हम बार बार कहाँ हम डिफ़ॉल्ट के लिए जा रहे थे, कहाँ हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो 22% था। ये तो अब 3-4 महीने पहले हमने इन्फ्लेशन को कम किया है, हमने इंटरेस्ट रेट को कम किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि हमारे जो इम्पोर्टर्स थे, चाहे ट्रेडर्स चाहे मैन्युफैक्चरर्स, उनके पोर्ट पे कंटेनर्स रहे, उनको डैमेजेस देने पड़े, उन्होंने अपने कंटेनर्स को छोड़ दिया। अब अगर हम इतने मुश्किल हालात से गुजरे हैं, फिर जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हम ये भी भूल गए कि हम आज से 6 महीने पहले ये बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप बैठें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज के ऊपर बैठें, ताकि इस मुल्क का जो लोकल इन्वेस्टर है या जो फॉरेन इन्वेस्टर है। फिर जो एक और बहुत अहम बात है कि पिछले दिनों हम जंग से निकले हैं, आप एक न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे थे, तो क्या हम अगले साल में कन्विंस कर पाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर को कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स हम कहाँ न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे हैं और आप हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें, और स्टिल वॉर का जो ख़तरा है, क्या हम जाकर या कोई एक बिजनेसमैन जाकर ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पर जंग हो रही हो? बिल्कुल ऐसे ही है। ये अहम सवालात हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मलिक बोस्तान साहब, एक जो अहम चीज़ रही वो रुपया मुस्तहकम रहा पूरे साल, और उसी पर बात होती रही कि कम से कम जो बड़ी तब्दीलियां आ जाती थीं कीमतों के अंदर, वो इस वजह से नहीं आई। सर, सवाल ये है कि ये जो इस्तेहकाम है ये हकीकी है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आप इसको समझते हैं? अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है?
हकीकी है। आप देखें 2 साल पहले डॉलर 340 से 400 और 500 की बातें हो रही थी, और अल्लाह का शुक्र आप 270 और 280 के दरमियान है और अंडर वैल्यू है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। रीजन में देखें, इंडिया का रुपया 82 है, बांग्लादेश 95, अफगानिस्तान का 70 रुपये है। तो इसमें हमारा कसूर ये है कि हम अपने रुपये पे एतमाद नहीं करते। मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। हमारे इस वक्त देखो 1.5 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, 8 अरब डॉलर माना उनको तनख्वाह मिलती है। 3 से 4 अरब डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं, बाकी 4 अरब डॉलर वहीं दुबई में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, इधर उधर जो भी उनको जगह मिलती है जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमें उन्हें टारगेट करना है, IMF को या वर्ल्ड बैंक को, इनको इदारों को नहीं। इन्होंने तो आपसे कर्ज देना है और सूद लेना है। सूद आज आप इतने कलेक्शन कम है, सूद ज़्यादा हो चुका है। तो हम इन 8 अरब डॉलर जो हमारे वर्कर को मिलती है, अगर उनको हम एतमाद में ले लें, उनकी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करें, तो क्यों नहीं पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उनको गुड गवर्नर की ज़रूरत। करप्शन देखो, कल औरंगजेब साहब ने कहा है हमें DNA चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत है, DNA चेंज करने की, क्योंकि पाकिस्तान के DNA में करप्शन का नासूर इतना रस बस चुका है कि हमें उस हरामखोरों से, सूदखोरों से, और ये जो जितने भी लोग हैं पैसा बना के पैसा बना रहे हैं और आम आदमी का काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान से दिलबरदाश्त हो गए, दुबई की तरफ चले गए। तो हमें गुड गवर्नेंस लेके आनी है, एतमाद लेके आना है और अपने ओवरसीज़ का पैसा पाकिस्तान लाना है। तो क्यों हमें 100 अरब डॉलर सालाना हमारे लोग तनख्वाह लेते हैं, उन्हें IMF की क्या ज़रूरत है। अगर हम उन्हें एतमाद में ले लेते हैं तो ये IMF के पैसे हम वापस कर सकते हैं। हमें उनकी मिन्नतें करनी चाहिए, ना कि IMF की और वर्ल्ड बैंक की और इन अदारों की मिन्नतें करनी चाहिए। और हम उनके तो आगे पलकें बिछाते हैं, अपने लोगों को हम ठुड्डे मारते हैं। इसी वजह से वो यहाँ से दिलबरदाश्त बड़ी, जो वजह से अभी फरमा रहे थे, जंग के हालात में कौन आके इन्वेस्टमेंट करेगा। हमें जब तक मुकम्मल जंगबंदी नहीं होती, सुलहनामा नहीं होता। हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े अच्छी बाहर जाके दौरा किया, कामयाब दौरा है, पाकिस्तान का तनाई से निकाला है और इंडिया को तनाई की तरफ धकेल दिया है, और पाकिस्तान का बयानिया सुना जा रहा है, इंडिया के बयान को मुस्तरद किया जा रहा है। ठीक है मलिक साहब, साथ ही रहिएगा। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आपकी जानिब आने से पहले मुर्तज़ा राय से हम जान लेते हैं, नुमाइंदा है हमारे इस्लामाबाद में, कि जो आज बजट पेश किया जा रहा है, जो उसके अंदर अहदाफ रखे गए हैं, उस हवाले से उनके पास क्या खबरें हैं। मुर्तज़ा बताइएगा ज़रा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमज़ा। लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, जो कि कल इक़्तिसादी सर्वे की जो रिपोर्ट पेश की गई, जिस तरह अभी अनवर साहब और मलिक साहब बात कर रहे थे कि जहां जंग लगी हो वहां इन्वेस्टर कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो इस रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई है कि जैसे पाकिस्तान ने ये जंग की इंडिया के साथ, और जिस तरह फ़तह हासिल की है, उसके बाद जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान में जो ट्रस्ट लेवल है वो अप हुआ है। तो ये एक अच्छी जो चीज़ थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आते हैं बजट की तरफ। तो 17,600 अरब रुपए का ये बजट है, इतना हुजम है इसका, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी आप देखेंगे कि बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर इस बार बोझ बढ़ाया जाएगा, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके टैक्स में कमी की जाएगी। अब आप जानते हैं कि हम IMF की छतरी के नीचे ये बजट हमने तैयार किया, और इस बार तो IMF की कड़ी शराइत थी, और उन्होंने ये भी साथ में शर्त आयद कर दी थी कि जो बजट है इसके अंदर ही ये तमाम तर शराइत जो है वो पूरी की जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे हमारी जो टैक्स छूट है वो इस वक्त कोई 5,840 अरब रुपए की है। IMF ये कह रहा है कि इसी बजट के अंदर ही आपने ये तमाम किस्म की जो टैक्स छूट है वो ख़त्म करनी है। अब जब इतनी भारी टैक्स छूट ख़त्म की जाएगी तो कितनी मुश्किल पेश आएगी, उसमें कितने सेक्टर्स होंगे जिनकी टैक्स छूट ख़त्म की जाएगी। यहाँ तक कि जो हमने साबिक फाटा जिसका हमने इंतज़ाम कर दिया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसकी एक टैक्स छूट चलती आ रही थी, जो हैवी मशीनरी वहाँ पे इंस्टॉल हो रही थी, उस इलाके की तरक्की के लिए हमने एक टैक्स छूट दी हुई थी, और कई सालों से ये चलती आ रही है। अब ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि उस टैक्स छूट को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। फिर इसके अलावा आप सैलरी पेशा जो अफराद हैं, तनख्वाहदार तबका है, उस हवाले से आप सुनते आ रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं जी उसमें 10% इजाफे की तजवीज़ है, और जो 17 से 22 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 15% इजाफे की तजवीज़ है, और 1 ग्रेड से लेकर जो 16 ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनका जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो 30% कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक कमेटी की मीटिंग हुई है, 6% इजाफे की तजवीज़ मंजूर भी कर ली है, और अभी काबीना का इजलास जारी है, उसमें हतमी तौर पे वो फौरी तौर पे सामने आ जाएगा कि कितना इजाफा मंजूर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ IMF आपसे ये कह रहा है कि अगर आप जो तनख्वाहदार तबका है उसको आप उसके टैक्स में कमी करना चाहते हैं तो आप ये बता दें, कोई मुतबादिल प्लान दे दें
कि फिर आपके पास क्या है, क्या आप अपने अखराजात की कटौती करेंगे, तो वहाँ पर ये बात आगे नहीं बढ़ सकी थी, यानी इतनी मुश्किल पेश आई थी। तो इस बजट के अंदर भी ये तमाम तर मुश्किलात हैं, यानी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला है। हम इस वक्त थोड़े से खुश हो रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसके ऊपर जो टैक्स था उसको ख़त्म किया जा रहा है, और ये इसलिए ख़त्म किया जा रहा है कि जब प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर टैक्स लागू किया गया था तो उसकी वजह से जो हमारे सामने स्टैट्स हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर मुकम्मल तौर पे बैठ गया था, उसने ग्रो नहीं किया था। तो जब प्रॉपर्टी सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो हुकूमत को रेवेन्यू भी नहीं आएगा। तो ये एक वज़ीर आज़म ने दिलचस्पी ली और उन्होंने कहा कि हम प्रॉपर्टी सेक्टर को उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है मुर्तज़ा, आपने जो तफसीलात दी हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं, मजीद भी आपसे जानते रहेंगे, जो अपडेट्स आती रहेंगी। मियां जाहिद हुसैन साहब, सारी गुफ्तगू भी आपने सुनी, जो अब अहदाफ रखे जा रहे हैं या फिर आज जो तजावीज़ होंगी वो भी हमें मुर्तज़ा ने बताई हैं। सर, जो कल बात की वज़ीर ख़जाना ने, वो कुछ कह रहे थे कि शायद मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की जानिब हम गामज़न हैं और कुछ हद तक आ भी चुकी है। सर, आप उनसे मुत्तफ़िक हैं इस बात पर? बिल्कुल, देखें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो तो हमें नज़र आ रही है और हम उस फेज से गुजरे हैं। हमें खुद पता है कि आज से 2.5-3 साल पहले जो है हम मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट पे जा रहा था और हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन थी 38% थी, फिर 22% हुई। हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो तकरीबन $1.5 अरब थे, जो $13 अरब पे हैं। तो ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से हम देख रहे हैं और उस फेज से हम गुजरे हैं। और हमें पता है कि हमारी इंपोर्ट किस तरह से रुक गई थी, फिर उसके बाद ईज आउट भी हुई, फिर हमारा जो जीडीपी है वो -2% था, अब 2.7 पर आ गया है। ये सारी चीज़ें जो है हम देख रहे हैं कि हम कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। आल्दो के जो गवर्नमेंट ने पिछले साल तखमीने लगाए थे, जो टारगेट फिक्स किए थे, तकरीबन 90% टारगेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने मिस किए हैं और वो टारगेट पूरे नहीं किए। लेकिन अगर हम पास्ट को देखें तो उससे यकीनन हम अगर जो अब हम 11% उसमें मार्कअप रेट के ऊपर हैं, पहले 22% पे थे, तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट काफ़ी आई है, कंसोलिडेशन की तरफ आई है और प्रोग्रेस की तरफ हम जा रहे हैं। ये नहीं कि हम बिल्कुल कोई तरक्की नहीं हुई हमारे मुल्क में, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है और बहुत सारी चीज़ों में अभी गुंजाइश मौजूद है। और अब ये जो साल आ रहा है इसमें मैं समझता हूँ कि अगर हम 1-2 फैसले अगर अपने दुरुस्त कर गए तो फिर हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी। फिर यह है कि हम एक फातेह कौम है। अभी बात हो रही थी इन्वेस्टमेंट की कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का कल्चर कैसे आएगा कि जिस मुल्क में लड़ाई या जंग का खतरा हो, तो इंडिया में भी वही खतरा मौजूद है। इंडिया पिछले 50 साल से जो 6-7% के ऊपर ग्रो कर रहा था, तो वहाँ इस तरह के खतरात नहीं थे। अब इंडिया ने खुद दावत दे दी है, खुद वो जंग की बातें कर करके उसने अपने आप को वल्नरेबल साबित कर दिया है। उसने अपने यहाँ से सियाहत को या टूरिस्ट को भगा दिया है ये बातें करके। तो पाकिस्तान और वो जो है वो एक बराबर हो गए हैं। अब पाकिस्तान जो है उससे कहीं पीछे नहीं है। अब अगर इंडिया को तरक्की करनी है तो उसको इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान भी उसी पेस और उसी रफ्तार से तरक्की करे। ये नहीं हो सकता कि अब यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही हो या जंग हो रही हो और इंडिया में अमन अमान हो, ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा अब ये तो एक पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी स्टोरी है। दूसरी तरफ ये है कि अब हमें इस वक्त जिस तरफ पेशकदमी करनी है वो ये है कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, और वो स्पेस कैसे आएगी? वो हमें 1000 अरब रुपए हमारे जो एसओईज हैं वो हर साल साइफन करते हैं, वो नुकसान करते हैं। 80 इदारे हैं जो नुकसान करते हैं। हमें इन इदारों को प्राइवेटाइज करना होगा, तो हमारे वहाँ से हमें स्पेस मिलेगी। इसी तरीके से बिजली के शोबे में 1000 अरब रुपए का हम लॉस करते हैं, जिसमें लाइन लॉसेस भी हैं, जिसमें बिजली चोरी भी है, नॉन पेमेंट भी है। उसमें से भी हमें स्पेस मिलेगी। ये चीज़ें हमें एड्रेस करनी है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी अगर ठीक हो जाएगी तो हम वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव होंगे तो हमारा जो $28 अरब का ट्रेड डेफिसिट है वो खत्म होगा। बात यह है कि 38 बिलियन, अभी बात ये हो रही थी कि जी पाकिस्तान लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं इस थ्योरी से एग्री नहीं करता। लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं और वहां से $38 बिलियन हमें भेज रहे हैं। और 38 अभी $100 बिलियन की बात हो रही थी, तो 100 बिलियन को अगर आप मान लें यार्डस्टिक, तो 38 तो आ रहा है हमारे मुल्क में, 1/3 से ज्यादा आ रहा है। तो बात यह है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, बहुत सारे मसल्स मौजूद हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि हम अपने इंडस्ट्री को अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसको हम ठीक कर दें, उसको एनवायरनमेंट दे दें, उसको कंडीसिव एनवायरनमेंट दे दें, उसको 108वें नंबर पे है हम दुनिया में, उसको हम ठीक कर लें। ये चीज़ें हम ठीक कर लें तो हमारे यहाँ माइंस एंड मिनरल है, हमारे यहाँ मार्बल के 325 अरब टन के ज़खायर हमारे पास मौजूद है। हमारे पास सीमेंट बनाने के लिए चूना इतनी वाफर मिकदार में मौजूद है कि हम पूरी दुनिया को सीमेंट सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम
तकरीबन 1100 अरब रुपए का सालाना लॉस करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल में, 3000 अरब रुपए का हम लॉस करते हैं डेयरी में। ये चीजें जो है हमें इनको फाइन ट्यून करने की जरूरत है ताकि हमारा वो 3000 अरब रुपए का लॉस ना हो, 1100 अरब रुपए का फ्रूट एंड वेजिटेबल में लॉस ना हो। तो आप अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपनी जो क्वायरिंग करते हैं मार्बल की, उसमें 60% मार्बल जो है वो हम किरचियां बना देते हैं, उसमें हमारी ओल्ड टेक्निक्स है। अगर वो हम ठीक कर लें तो उसमें हमें तकरीबन 5-6 अरब 7 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सऊदी अरब में जो नया शहर बन रहा है, 60 अरब डॉलर का उनको सिर्फ मार्बल चाहिए, तो वो हम मार्बल उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, और हमें ये चाहिए कि हम ये सारी चीजें जो है, देखें गवर्नमेंट पे तनकीद करते रहने से कोई मसला हल नहीं होगा। अभी इस वक्त एक ऐसा इदारा मौजूद है SIFC, फेडरेशन उसके साथ एंगेज्ड है। हम उनको जाके अपनी रिसर्च देते हैं, वो 24 घंटे 36 घंटे पे उस पर अमल करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्रूव हुई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीजें आप समझते हैं कि इम्प्रूव हुई हैं। जाहिद साहब हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए, आपकी जानिब मैं फिर आऊँगा। कामरान अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन एप्टमा हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। सर, अगर हम टेक्सटाइल के शोबे को देखें, अब कॉटन जिनिंग का तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। हमारी जो तीनों बड़ी क्रॉप्स हैं, बल्कि 5 बड़ी क्रॉप्स हैं, उनकी बात कर ली जाए तो उसमें हमने डिक्लाइन देखा है। कॉटन जिनिंग की बात करें, -19% की बात हो रही है। सर, सिर्फ वियतनाम के साथ एक मवाजना किया जा रहा था कि 125 बिलियन डॉलर्स की उनकी सिर्फ US के साथ एक्सपोर्ट हो रही है। सर, पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में सर सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो सोच है वो सनतकारी के अमल पे नहीं है, या तिजारत सनतकारी के अमल पे नहीं है। दूसरा सर, हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, 5 ईयर 10 ईयर टेक्सटाइल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसके तहत डोमेस्टिक इन्वेस्टर इधर इन्वेस्ट करे एक लंबी सोच के तहत, या कोई बाहर से इन्वेस्टर आए। उल्टा हमने यहाँ पे करेंसी कंट्रोल भी नहीं है, हमने हुंडी हवाला सारा कुछ खुला छोड़ा हुआ है ताकि लोग यहाँ से मायूस होकर पैसे दुबई ले जाएं, वहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो कामरान साहब वो तो बात दुरुस्त हो गई कि इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जिसको करना चाहिए। अब टेक्सटाइल के शोबे की बात करें, हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, कॉटन की जगह हमने देखा गन्ने के ऊपर हमारा जोर है, वो शुगर की जानिब मामला चला जाता है। तो सर, इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या बिल्कुल पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी? देखिए जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म तो नहीं होगी, लेकिन सिंक होती जाएगी। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट इसको उस तरह सीरियसली ले नहीं रही जिस तरह लेना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सनत है। पिछले साल की एक्सपोर्ट में 50% टेक्सटाइल का शेयर था, यट इसके साथ बिल्कुल लावारिस सा सलूक किया गया। बिजली पिछले साल 45 से 50 रुपए सनती नर्क थे, काइबोर 22% था, तो बैंक को आप एक्चुअली 24 से 25 दे रहे थे। हम हुकूमत वक्त का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी तकलीफ रियलाइज करके, और जब हमने आवाज़ उठाई, SIFC के चैनल भी हमने इस्तेमाल किया, तो बिजली का नर्क 45 से 50 रुपए से गिर के 31-32 रुपए पे आ गया। काइबोर आधा रह गया, लेकिन सर वो इसको टू लिटिल टू लेट कहते हैं। आपने अपनी सनत को अगर फिर से बहाल करना है, अपनी ज़राअत को बहाल करना है, तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में लाना है। बिजली आपको मकामी कम्पेटिटिव नर्क पे लानी है, जो इंडिया बांग्लादेश में है, जो हम बड़े अरसे से कह रहे हैं। 9 सेंट की बिजली यानी कि 25 रुपए की बिजली, और सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट 7% का इंटरेस्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी से नीचे आ चुकी है। लिहाजा इन चीज़ों को अगर आप अलाइन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंसेंटिवाइज करेंगे, जिम्मेदार को कोई इंसेंटिव देंगे, कोई छूट देंगे, तो सर ये आपका मुल्क वापस तरक्की की राह पे गामजन होगा, वरना इस तरह नहीं। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, जो कॉटन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि जो पाकिस्तान का काश्तकार है, जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स था, जब इंपोर्ट कर रहे थे तो कोई टैक्स नहीं था, उस वजह से बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। ये भी नैरेटिव हमने PCGA के साथ मिलकर बनाया कि पाकिस्तानी कॉटन पे 18% और इम्पोर्ट पे 18% नहीं। इसी तरह हमारी जितनी टेक्सटाइल मसनूआत थी, वो ये EFS की स्कीम आई थी, जिसका पर्पस था SRO 1125 के रिप्लेसमेंट, ना रजिस्टर्ड सेक्टर GST दे,
और ना उसके रिफंड में जाए, क्योंकि हमें FBR की सलाहियत का पता है कि अगर 100 अरब इकट्ठा करती है तो 250-300 अरब रिफंड कर देती है और एक लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट कर देती है पूरी सनत के लिए। लिहाजा ये SRO 1125 का रिप्लेसमेंट था कि डोमेस्टिक सनत और इम्पोर्ट स्टेज पे 18% GST ना जमा कराना पड़े, ताकि ना उसके रिफंड में जाए एंड ताजिर या बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें जलील हो, क्योंकि आपको पता है कि ये रिफंड टाइम से मिलते नहीं है। दूसरा इसका पर्पस था ESS स्कीम का एक्सपोर्ट बढ़ाना, जो इसका मुखफ़फ़ है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। इन रियलिटी इसका उलट हुआ और ये इम्पोर्ट हमारी बढ़ गई। सन 2022 में आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.3 बिलियन थी, वो गिर के 16.5 पे आई और 16.7 पे पिछले 2 सालों में। इस साल अगर रिबाउंड भी करेगी तो वो 17.5 से 18 बिलियन पे जाएगी, अपनी 2022 की पीक पे नहीं जाएगी। आपने उल्टा इंपोर्ट बहुत बढ़ा दिया, इंपोर्ट आपकी डबल हो गई है। बिल्कुल, इंपोर्ट आपकी डबल हो गई है। चेयरमैन अप्टिमा कामरान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप 5 न्यूज़ की ये स्पेशल बजट ट्रांसमिशन से बात कर रहे थे। दीगर मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। यहाँ एक वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम रुख करेंगे मुर्तज़ा का। उनके पास कुछ ख़बरें हैं ये मंजूरी के हवाले से। इख्तिताम पजीर हुआ है जो काबीना का इजलास चल रहा था, क्या फ़ैसले हुए हैं अभी तक, उनके पास क्या ख़बरें हैं, जो नॉन फाइलर हैं उनके हवाले से क्या फ़ैसला हो रहा है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें या IT एक्सपोर्ट्स की बात करें, उस हवाले से क्या फ़ैसले हुए हैं। मुर्तज़ा बताइए, क्या ख़बरें आपके पास। इख्तिताम पजीर हुआ, ये इजलास जारी था, मंजूरी कहाँ पर हुई, तनख्वाहों वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। जिस तरह पिछली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने एक सरप्राइज़ दिया था, आप जानते हैं कि उस वक्त तजवीज़ ये थी कि 15% तनख्वाह बढ़ेगी। फिर अचानक वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में आए थे, काबीना के इजलास की सदारत की थी और एक सरप्राइज़ दिया था, सब हैरान हो गए थे और 25% इजाफा कर दिया था उन्होंने तनख्वाहों में जी। और अभी 6% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और 7% पेंशन में इजाफा किया गया और इसकी उसूली मंजूरी दे दी गई है। यानी अभी से कुछ देर बाद जब बजट पेश किया जा रहा होगा तो उसमें ये इजाफा शामिल होगा। 6% तनख्वाहों में और 7% पेंशन की उसूली सरप्राइज थोड़ा सा उल्टा पड़ गया मुर्तज़ा, वैसे का इजलास हुआ। 6% तनख्वाहों में और 7% पेंशन में। ठीक है, यस। तो वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो चुका है और इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने भी उसी तरह की बातें की कल जिस तरह की वज़ीर ख़ज़ाना ने की है कि हम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे अब आगे की तरफ, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अब हमें ऊपर की तरफ उड़ना है, तो उस तरह उन्होंने भी आज यही बातें की हैं। दूसरा जो आप कह रहे थे कि जो अब सोशल मीडिया यूज़र्स हैं जो डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं, उनके लिए एक ख़तरे की घंटी तो बजाई जा रही है, यानी उनसे इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। ये वैसे कहीं ना कहीं पहले भी ये टैक्स वसूल किया जा रहा था। अगर वो बैंक के ज़रिए से वो रकम आती थी तो आपको पता है कि उसमें भी कोई 10 से 15% तो पहले भी कट रहे थे जो एक्सचेंज रेट पड़ता था मुर्तज़ा, वैसे टैक्स नहीं था सच। यस, उसको भी कह सकते हैं, लेकिन जितना आपकी रकम बनती थी उतनी नहीं थी। आपको 5 से 7 हज़ार रुपए कम मिलते थे। यस, उससे 5 से 7 हज़ार कम रुपए मिलते थे आपको। तो मेरे ख्याल में आप इसको रेगुलराइज कर देंगे और साथ में फिर उसके ऊपर टैक्स, उसके इजाफी टैक्स लगा देंगे तो उनको भी साथ में ले आएंगे, क्योंकि हर साल एक टैक्स गैप आ जाता है। इस साल का भी आप देखें कितना बड़ा टैक्स गैप है जो 1000 अरब रुपए के करीब पहुंच गया है और बार बार बातें हो रही थी कि मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है, और आखिर में हुकूमत ने ये कहा कि हम मिनी बजट लेके नहीं आएंगे, बल्कि ये जो दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसकी वजह से भी हमें कोई 1400 से 1500 अरब रुपए बचेंगे, तो हम उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, तो हमें मिनी बजट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक टैक्स गैप को भी फिल करने के जो इक़दाम हैं वो लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो टैक्स गैप है वो इस तरह भी फिल किया जा सकता है कि हम टैक्स नेट को वसी कर देंगे, यानी उसमें ऐसे शोबे जो पहले टैक्स ज़्यादा अदा नहीं कर रहे या टैक्स नेट में है ही नहीं, उनको शामिल किया जाएगा। फिर जो इस तरह के ये सेक्टर्स हैं, जैसे अभी यूट्यूबर्स हैं, जैसे सोशल मीडिया से कमाई करने वाले ये लोग हैं, इनको भी साथ उसमें ऐड किया जाएगा। फिर उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि जो टैक्स छूट है, वो टैक्स छूट अगर ख़त्म कर दी जाती है तो वो सारा का सारा जो टैक्स गैप है फिर उसको फिल करने की ये एक कोशिश की जाएगी। ठीक है मुर्तज़ा, आप हमारे साथ ही रहिए। काशिफ साहब,
जिस तरह मुर्तज़ा ने अभी बताया, आईटी एक्सपोर्ट्स की हम बात करें, $400 मिलियन का जिक्र किया था कल वज़ीर ख़जाना ने कि जी कि हमारा जो आईटी का या फ्रीलांसर्स का या ये सारा सेक्टर है, ये इतना कमा रहा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था, वो यही होता है कि ये अभी भी सारा पैसा पाकिस्तान में नहीं आता जो ये कमा रहे होते हैं, ये बाहर होता है। और हमारे पास अगर हम बाहर देखें तो ऐसी स्टेट्स हमें मिल जाती हैं, ऐसे ममालिक हमें मिल जाते हैं जहाँ पर ज़ीरो टैक्स है। आप दुबई चले जाएँ, दुबई में जाके अगर आप कर लें तो ये टैक्स लगाने से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा, या जो $400 मिलियन आ रहा है ये भी कम हो सकता है? देखिए, बात ये है कि हम क्या कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को स्किल करना है। हम हुकूमत पंजाब उस पर बहुत सा काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, हम फ्री लैपटॉप्स दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं? हम आईटी की तरफ, हम एआई की तरफ उन्हें लेके जाना चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आएँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आशना हों। और जब हम उसे उस तरफ लेकर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम आपके ऊपर अब टैक्स लगाने को जा रहे हैं। अब ये बात देखने वाली है, वो ला क्या रहे हैं? क्या वो रुपया ला रहे हैं? वो डॉलर्स ला रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। हम एक्सपोर्ट क्या आपको नहीं पता या क्या मुझे नहीं पता कि जब बाकी ममालिक में एक्सपोर्ट्स की जाती हैं तो उन्हें रिबेट मिलता है कि आपने एक्सपोर्ट किया है। तो देखें, हम भी अगर अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें रिबेट देना चाहिए। हम अगर ये डॉलर ला रहे हैं और उसमें हमारी को बिजली भी बहुत इस्तेमाल नहीं हो रही, हम आपके बहुत से लोग भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, अच्छा नेट भी नहीं आप दे रहे जो दुनिया दे रही है, तो हमें तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्लाइज करना चाहिए। हमें तो, बल्कि अभी भाई भी बात कर रहे थे, आपने भी उसकी तायद की कि जो पैसा आता है, जो डॉलर जाते हैं, उतने पैसे नहीं मिलते उनको। रुपये की जब कन्वर्जन होती है तो पैसे कम मिलते हैं। मुझे पता है, सबको पता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो पैसा इस मुल्क के अंदर लेकर आते हैं जितना उन्होंने एक्सपेंडिचर करना होता है। बिल्कुल वो पैसा जो 75 to 80% पैसा है वो दूसरे ममालिक में रखते हैं। उन्होंने अमेरिका में अकाउंट्स खोले हुए हैं, उन्होंने इंग्लैंड में अकाउंट्स खोले हुए हैं, वो फॉरेन करेंसी वहाँ रखते हैं क्योंकि उन्होंने जो लाइसेंसेस खरीदने हैं उन्होंने उसकी पेमेंट करनी है। वो कैसे करें? फिर जो सबसे बड़ा मसला है, जब आपके ये यूट्यूबर्स पैसा लाते हैं, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 15-15 दिन उसकी कन्वर्जन ही नहीं करने देते, उन्हें वहाँ पर प्रॉब्लम। देखें, और एक और बात, हम बिजनेस कम्युनिटी का मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं है, हमारा मकसद है आइडेंटिफाई करना कि दीज आर द प्रॉब्लम्स। अगर आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो हालात और बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मियां जाहिद हुसैन साहब, ये सारे मसाइल हैं। एक सेक्टर ऐसा था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने तकिया किया हुआ था कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी इसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी। सर, ये बात हकीकत है कि जब हम इन लोगों से बात करते हैं, उस वक्त कैमरे नहीं चल रहे होते, तो वो बताते हैं कि हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, बैंक्स हमारे साथ किस तरह का रवैया रखते हैं। दीगर इंडस्ट्री से भी बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि हमें भी मसाइल हैं, हर एक को मसला है, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है, हुकूमतों को पता भी लगता है। सिर्फ एक हुकूमत की हम बात नहीं करते। सर, हल क्यों नहीं निकल पाता है? और सर, हम डॉलर्स के ऊपर जब बात करते हैं कि हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए, रुपया मुस्तहकम हो, ये भी चाहिए, साथ हम इन चीज़ों को कि जिनसे हमें उम्मीद है कि अगली दफ़ा शायद इससे भी ज़्यादा पैसे डॉलर्स आ रहे होंगे, हम उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। जी देखिए, हम दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी मैं डिस्कशन सुन रहा था सर, एक तो है फ्रीलांसर और दूसरा है आईटी। जी, फ्रीलांसर के ऊपर मैं सुन रहा हूँ कि गवर्नमेंट कुछ उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। फ्रीलांसर वो लोग होते हैं जो इंडिविजुअली अलग एक एक करके लोग अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और आईटी जो है वो आईटी कंपनीज हैं जो जिनके पास लोग सैकड़ों की तादाद में या हजारों की तादाद में काम करते हैं, ठीक है। और वो फिर अपनी आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। जी। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जिसमें $400 मिलियन की फ्रीलांस वाले जो हैं उन्होंने कुछ अपनी सर्विसेज बेची हैं पिछले साल, और $3.5 अरब की आईटी कंपनीज ने अपनी एक्सपोर्ट्स की है। तो आईटी कंपनीज का जहां तक ताल्लुक है, उन्हें हमें फुल फैसिलिटेट करना चाहिए, इसलिए कि वो बल्क में लोगों को रोजगार भी देते हैं और बल्क में मुल्क में एक्सपोर्ट भी लेके आते हैं। जहां तक फ्रीलांसर्स हैं, वो इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। कुछ फ्रीलांसर्स जो हैं उन्होंने कुछ मिसकमिटमेंट्स भी की हैं लोगों के साथ या इंटरनेशनल बायर्स के साथ, तो लिहाजा उन्हें थोड़ा सा रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से चल रहा है मामला, और मैं समझता हूँ कि हमें कुछ उसको रेगुलेशन करनी चाहिए उनकी, और आईटी कंपनीज को हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए। तो आईटी कंपनीज को अगर हम फुल सपोर्ट करेंगे तो जो हमारा आईटी का जो पोटेंशियल है
वो इस वक्त कम से कम 10 अरब डॉलर का है साल का। तो अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये 3.5 अरब डॉलर तो कुछ भी नहीं है, ये हम अगले 1-2 साल में 10 अरब डॉलर पे पहुंच सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, मैन पावर भी हमारे पास मौजूद है, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमें थोड़ी सी उसमें करना पड़ेगा कि लोगों को ट्रेन करें ताकि उस तरह का स्टफ जो है वो आईटीज कंपनी को अवेलेबल हो सके, जिसमें अभी कुछ किल्लत और शॉर्टेज का सामना है। तो ये तो उसकी बात है। दूसरी बात जो हो रही थी वो ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो अगर 28 बिलियन डॉलर की हमें उसमें ट्रेड डेफिसिट है, तो उसको हम कैसे फिल आउट करेंगे? उसको फिल आउट करने के लिए वही बात है जो मैं थोड़ी देर पहले भी कर रहा था कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। हमारी जो इंटरनेशनल रेटिंग है जिसमें हम 108वें नंबर पे आते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के सिलसिले में, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। कुछ हमारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो निगलेक्टेड है, उन्हें हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनकी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी ताकि वो अपना अपना शोबे जो है वो परफॉर्म कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री जो है उसकी 20% कैपेसिटी यूटिलाइज्ड हो रही है, जबकि हमारे पास उसमें इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि हम अपना स्टील एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो वो हम दुनिया में पहले नंबर पे थे पहले, और आज हमारा कोई उसमें मकाम नहीं है। तो पहले हम तकरीबन कोई 150 जहाज साल में ब्रेक करते थे, अभी हम कर रहे हैं सिर्फ 3 जहाज। तो उसके लिए उसको भी सही करेंगे तो हमें फिर हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सकेगा। इस तरीके से हमारे बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर वो सही कर लेंगे तो पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को 35 अरब डॉलर जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है उसकी बजाय हम इसको 100 अरब डॉलर पे ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इतना पोटेंशियल मौजूद है। जाहिद साहब साथ ही रहिए, इस वक्त वज़ीर आज़म कैबिनेट से खिताब भी कर रहे हैं और मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है, उसके बाद वज़ीर आज़म उनसे बात भी कर रहे हैं। काशिफ साहब, मंजूरी तो हो गई, जो भी है वो थोड़ी देर में वज़ीर ख़जाना आके हमें पार्लियामान के अंदर आके बता देंगे और वो उसको अनाउंस भी कर देंगे। सर हम बात जो कर रहे हैं रेवेन्यू की, हमें लगता है कि जी कि ज़्यादा हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करें। सैलरीड क्लास होती है वो कहती है कि सारा टैक्स तो आप हमसे ले लेते हैं। फिर जब भी बात होती है, हमने जितने भी चेयरमैन FBR आए हैं उनको यही कहते देखा है कि जी कि ताजर नहीं देते हैं, ताजर पैसे नहीं दे रहे होते, हम बड़ी कोशिश करते हैं। तो सर जिनसे पैसा लिया जा रहा होता है उनके ऊपर मज़ीद बोझ डाल दिया जाता है। अब हमारी जो पॉलिसी है अभी तक की, हम एक हुकूमत की बात नहीं करते क्योंकि सबने अपना अपना हिस्सा डाला है, सबने कोशिश की है, सबका एक जहन था, उन्होंने आके पॉलिसी दी है। तो ये रिफॉर्म्स बेस्ड अप्रोच रही है, आपको लगता है कि रेवेन्यू इकट्ठा करने की, या फिर सिर्फ रेवेन्यू ड्रिवन अप्रोच ही रही है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारा जो टैक्स बेस है उसे बढ़ना चाहिए है, और लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होता है। और चूंकि जो सेक्टर डॉक्यूमेंटेड है और जो सेक्टर ऑलरेडी इन द टैक्स नेट है, हम या तो उस पर और डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा देते हैं या उसके रेट को बढ़ा देते हैं। आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि ताजिर टैक्स कम देते हैं। देखें, पर ये भी तो पता करें कि ताजिर क्यों टैक्स कम देते हैं। अगर आप मुझे क्यों कम देते? जी मैं आ रहा हूँ। देखें, मैं आई ऑलवेज सपोर्ट द ट्रेडर्स। बात यह है कि जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके एडवाइजर्स हैं, सेल्स टैक्स के एडवाइजर्स हैं, और फिर वही मैं बात ये करता हूँ कि क्या एक मैन्युफैक्चरर खुद सेल्स टैक्स की रिटर्न्स को फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। वो इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं कर सकता। हम एक ताजिर से ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेल्स टैक्स के सिस्टम में आ जाएं? या तो आप उस सिस्टम को आसान इतना कर दें कि आपके ताजिर को मुश्किलात ना हो। ताजिर क्या कहता है? वो ये नहीं कहता कि मैंने आपको टैक्स नहीं देना। अब अगर मुझे आपकी पॉलिसीज़ पे ही ट्रस्ट नहीं होगा, आप बजट बना रहे हैं ना, आप एक ताजिर को 5 साल का एक प्लेटफॉर्म दें ना कि भाई हम आपकी ये 5 साल आपके लिए ये पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। हमें तो पता ही नहीं है कि आप क्या करते हैं। पिछले साल में जो ट्रेडर्स थे, आपने उनको पहले सेल्स टैक्स में ये कहा कि आप 10 करोड़ का टर्नओवर करें तो आप सेल्स टैक्स में आएंगे। फिर आपने कहा आप 2 करोड़ का आप टर्नओवर करें तो आप सेल्स टैक्स में आएंगे। सेल्स टैक्स में आना आसान नहीं है। सेल्स टैक्स की लवाजमात को पूरा करना हमारे जैसे ताजिर नहीं कर सकते। हमें इस बात को मानना होगा, समझना होगा कि ताजिरों पे हमें टैक्स लेना है। आप उनके साथ बैठें। आपकी ताजिर 2 स्कीम क्यों? ये नहीं है कि ताजिर 2 स्कीम ताजिरों ने एक्सेप्ट नहीं की।
ताजिर 2 स्कीम ऐसी लाई नहीं गई थी कि उसको एक्सेप्ट किया सर, जाता। क्या कमियां थी उसमें? देखिए आप कैसे ले रहे हैं, आप उस पे एरिया वाइज उनसे ले रहे हैं कि जिसकी दुकान है वो जिस एरिया में है उसके मुताबिक वो टैक्स देगा। भाई ये ऐसा नहीं है। आप अगर ताजिर को लाना चाहते हैं तो आपको सहूलियात देनी होंगी, आपको आसानियां पैदा करनी होंगी। अगर आप उससे फ्री हैंड एक दें, आप ज़रूर उसको लेकर आएँ, आप नेट के अंदर लेकर आएँ, लेकिन आपको इस बात को निकालना होगा कि ताजिर सेल्स टैक्स में आएगा। अगर आप लाएंगे ना तो मुश्किलात पैदा सर, होंगी। पीओएस तो लगाने नहीं दे रहे हैं, ये वाले मसाइल आते थे कि बहुत ज़्यादा बोलते रहे सारे, मतलब शब्बर जैदी साहब चले गए। आज तक वो कहते हैं कि मैंने तो बड़ी कोशिश की लेकिन मेरी बात कोई सुनी नहीं, आखिर में मुझे ही तब्दील कर दिया गया कि अगर आप पीओएस पॉइंट ऑफ सेल जो है वही नहीं होगा तो हम कैसे पता लगेगा कि जी कि इतनी तिजारत हुई, इतना टैक्स होना चाहिए था। देखें, आपको सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कन्विंस करना है ताजिर को कि आप सर कैसे होंगे? होंगे नहीं देखें ये बात समझने वाली है। आप क्यों नहीं आता? आप कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ क्या करते हैं? ऑडिट किसका होता है? पेनल्टीज किसको होती हैं? फाइन्स किसको होती हैं? तमाम फॉर्मेलिटीज़ किसके लिए होती हैं? सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि आप ताजिर को टैक्स के अंदर ना लेकर आएँ, लेकिन बात यह है कि उनके लेवल पे जाकर आप उनको टैक्स बेस के अंदर लेकर आएँ। आप वो कहते हैं कि आप हमारे साथ, मैंने एक दफ़ा ये मशवरा दिया कि इस वक्त जो आपकी सेल्स टैक्स की रिटर्न है, जो सप्लाईज होती हैं, वो आप ट्रेडर्स के नाम पे इशू करवाएं। हम बिल्कुल इस बात को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर, उनके साथ मुशावरत के साथ, इस तरह आप नहीं ला सकते उनको भी। ठीक है, काशिफ साहब साथ ही रहिए। जाहिद हुसैन साहब, अगर हम बात करें, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब का वैसे ही जिक्र हो गया, तो उनकी मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 3 साल से मुल्क गरीब होता जा रहा है और ये एक हकीकत है। वो दूसरे एतराज़ ये कर रहे थे कि जब तक सूबों को वफाक कम पैसे नहीं देगा तब तक मसला हल नहीं होगा। सूबों को पहले रोज इतने पैसे दे दिए जाते हैं कि वफाक पहले दिन से डेफिसिट पर जा रहा होता है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और मिफ्ता साहब की बात पार्शली दुरुस्त है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान गरीब होता जा रहा है, लेकिन अब ये जो साल था 2024-25 वाला, इसमें जो मतलब अगर इन 3 सालों को अगर हम देखते हैं तो यकीनन हम गरीब हो रहे हैं। लेकिन ये आखिरी साल जो था ये रिकवरी का साल था और अब अगला साल जो आ रहा है वो मजीद रिकवरी का साल होगा। तो पाकिस्तानियों की जो गुर्बत है, आपने देखा पर कैपिटा इनकम जो है वो भी हमारी इस साल बढ़ी है। तो अगले साल इंशाल्लाह और हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो पाकिस्तान गरीब जरूर हो रहा था मगर अब उसमें बेहतरी आई है। पाकिस्तान में $38 बिलियन की जो रेमिटेंस आ रही है, तो तकरीबन ये 11,000 अरब रुपया पाकिस्तान में आ रहा है और ये पाकिस्तानियों के पास आ रहा है, कुछ जिन बूथों के पास नहीं जा रहा। तो ये तकरीबन 1 करोड़ लोग पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं और वो ये पैसे जो भेजते हैं, तो 5 की अगर एक एवरेज फैमिली मान लें तो 5 करोड़ लोगों के पास ये 11,000 अरब रुपए आ रहे हैं। $40 मिलियन जो है, $400 मिलियन जो है, ये हमारे पास फ्री लांसर्स के पास आ रहे हैं। $3.5 अरब जो है, ये तकरीबन हो गया 1,000 अरब रुपया। ये हमारी आईटी कंपनीज में आ रहा है और आईटी कंपनीज में भी हज़ारों के तादाद में लोग काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल उनका कहना किसी हद तक दुरुस्त है कि जो लोग पाकिस्तान में स्किल्ड नहीं है उनके लिए रोज़गार की प्रॉब्लम है, उनके लिए इश्यूज हैं। लेकिन जो लोग स्किल्ड हैं, जो स्किल ले रहे हैं, जो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इस चक्कर से बाहर आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे पाकिस्तान में स्किल बेहतर हो रही है, अवेयरनेस बेहतर हो रही है, इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है और अब गवर्नमेंट में ये बिल्कुल शऊर पैदा हो चुका है और गवर्नमेंट को तरीके भी आ गए हैं कि हमने एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है। तो अब आप देखिएगा कि हमारी अब एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा और ये नहीं होगा कि हम 30-32 अरब डॉलर की विसिनिटी में घूमते रहेंगे। इसमें मेजर तब्दीलियां आएंगी, आप देखेंगे। ठीक है, आप समझते हैं मेजर तब्दीलियां आएंगी। आखिर में मुर्तज़ा, आपसे मैं ये जानूंगा, अब सबका यही सवाल है, वजीर खजाना कितने बजे तकरीर करेंगे? आपके पास क्या खबर है? वैसे तो टाइम 5 बजे है, लेकिन अक्सर इसमें ताख़ीर भी हो जाती है। पिछली दफ़ा भी थोड़ी सी ताख़ीर होगी, उससे पिछली दफ़ा भी ताख़ीर हुई। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि पूरे 5 बजे ही जब इजलास शुरू होगा तो फौरी तौर पे वज़ीर ख़जाना जो है वो बजट स्पीच करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ग़ालिबन इसमें ज़्यादा देर भी नहीं होगी। अगर 5 का टाइम है तो मेरे ख्याल में 5:15 या 5:30 तक वज़ीर ख़जाना बोलना शुरू हो जाएंगे और ये जो बजट तकरीर है वो पढ़ना शुरू हो जाएंगे। और फिर साथ ही हमें बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरकान पार्लियामेंट को तो पहले ही मिल जाएंगे और हमें भी साथ ही फौरी मिल जाएंगे।
जैसे वो तकरीर बिल्कुल करना ठीक शुरू है, हो जाएंगे 5 तो वो बजे मेरे का आपके वक्त है। डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ मुर्तज़ा में उम्मीद कर रहे हैं कि 5:15 बजे तक वो आ जाएंगे। इकनॉमिक सर्वे के वक्त भी हमने देखा कि बड़े बिल्कुल जो टाइम दिया था वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम उसी वक्त आ गए थे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, उन सब का बहुत शुक्रिया। मियाँ जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मलिक बोस्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुर्तज़ा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और हेडलाइंस आप जानेंगे, उसके बाद बजट ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। मैं हूं हमजा तारड़ और अभी हम बात करेंगे जब वज़ीर आज़म ने काबीना से मंजूरी ले ली है और काबीना मंजूरी दे चुकी है। बजट के हवाले से कुछ ही देर बाद वज़ीर ख़जाना हमें ये बजट जो पेश करते हुए नज़र आएंगे और वो जो तजावीज़ हैं वो ऐवान के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने रखी जाएंगी। अभी जिन मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया है उनको पहले वेलकम करते हैं। ज़फ़र महमूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सीनियर नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर के। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब माहिर मौशियात हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सैयद महमूदुल हसन बुखारी साहब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है, वो भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब, अब जो बात हो रही है कल से, उस पर तो हमने बात की कि जी के इकनॉमिक सर्वे आया, उसमें कुछ चीज़ें थी कुछ नहीं थी। वज़ीर ख़जाना ने कुछ बातें एक्सेप्ट की, कुछ उन्होंने कहा कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने कहा, नौकरियों के ऊपर सर सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि नौकरियाँ देना हुकूमत का काम नहीं होना चाहिए कि वो वादा करे कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। इकोसिस्टम बनाना एक हुकूमत का काम होता है, हुकूमत को ये करना चाहिए। क्या इकोसिस्टम बनाने में हुकूमत कामयाब आपको नज़र आई पिछले साल में? उससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने 7 माह गुजारे और फिर जो हमारा निगरान सेटअप था उन्होंने भी आके बजट दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू जी तार साहब। देखिए जी, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मिनिस्टर साहब ने कि जी नौकरियां देना हुकूमत का एक सियासी नारा होता है, ना नौकरियां दे सकते हैं ना ही उनके पास कैपेसिटी होती है। नौकरियां जो हैं वो इकोसिस्टम के थ्रू आती हैं। आप PCS करें, CSS करें, आप वैकेंसी के अगेंस्ट टेस्ट दें, आप किसी तरह भी वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं और अगर जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में वो लें। हाँ, गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन डेवलप कर सकती है इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, मुल्क के अंदर ऐसे इकदाम करके कि जी जो रोज़गार है वो वहाँ पे क्रिएट हो। और उसमें मैं समझता हूँ कि जी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हुई है पिछले चंद सालों में, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसलिए पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरीज लोग गेन करते हैं, मगर वो इस वक्त ग्रोथ रेट नहीं है इंडस्ट्री के अंदर कि जितनी यहाँ पे यूथ है, जितने लोग क्यू में हैं जॉब्स के लिए उनके लिए जॉब्स क्रिएट की जाएँ। तो जॉब क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए और इस किस्म की एक्टिविटीज़ को सहारा देना चाहिए और इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आनी चाहिए ताकि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जो कि ये माइनस में जा रही है पिछले 5-7 साल से इंडस्ट्री। तो उस हवाले से जो ना गवर्नमेंट का वाकई ये प्रोपोगेटिव नहीं है कि जी वो इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, चौधरी साहब साथ रहिए। सुलहरी साहब, अगर हम देखें नौकरियों की भी हम बात कर रहे हैं सर, तो अगर हम 2.7% जो ग्रोथ रेट है उसको मान भी लेते हैं तो 4-5 लाख के करीब तो नौकरियां फिर भी जो हैं वो होनी चाहिए थी कि उनकी जगह बनती, वो दी जाती। लेकिन अगर हम अपने ग्रेजुएट्स को देखें सर, उनका हम क्या करेंगे अगर इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं आती है नौकरियों के हवाले से? 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो सर ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ इतनी है कि इतनी नौकरियां हम दे सकें, या अगले सालों में हम अचीव करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, इसका एक बड़ा फितरी जो है वो जवाब बनता है कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त वो चीज़ पढ़ाई जा रही है या हमारे ग्रेजुएट्स को वो स्किल दी जा रही है कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएं तो मार्केट उनको फ़ौरन अब्जॉर्ब कर ले। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेफिनेटली ना सिर्फ ये ग्रोथ और जो नौकरियां हैं उससे बहस आगे निकल के हमारे तालीमी निज़ाम पे जाती है। जो ग्रेजुएट हैं वो तो अपनी जगह, क्या हम अपने नौजवानों को उस तरह का हुनर दे रहे हैं कि वो मिडल ईस्ट में जहाँ के अब डिजिटलाइज्ड इकॉनमी होती जा रही है वहाँ पे जाके उस डिजिटल इकॉनमी का वो हिस्सा बन सकें? तो आप देखेंगे कि अभी भी हमारे जो हैं ज़्यादातर जो गैर हुनरमंद और गैर तरबियत याफ्ता अफराद वही अपना घर बार ज़मीन वगैरह बेच के वो बाहर जाते हैं दूर देश के सुहाने ख्वाब लेके। तो नौकरियां जो हैं वो अब सारी डिपेंड कर रही है मार्केट में किस तरह की स्किल चाहिए। मार्केट को अगर आप देखें तो आज हर एक का जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला क्या है, आपको ऑफिसेज में
जो है वो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स से लेके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्या आपको अच्छा दर्जी मिलता है, क्या आपको अच्छा प्लम्बर मिलता है, क्या गाड़ी का अच्छा मैकेनिक मिलता है, क्या अच्छा इलेक्ट्रिशियन मिलता है, ये सारे के सारे जो हैं या अच्छे उस्ताद मिलते हैं। ये वो सारे शोबे हैं कि आपको इस वक्त जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज पे डेवलप करके उनकी स्किल सेट नहीं बनाएंगे, नौकरियां नहीं मिल सकेंगी। ये जीडीपी आप इसको 7% पे भी ले जाएं, लेकिन अगर आपका तालीमी निज़ाम जो है वो मार्केट की नई रिक्वायरमेंट को मैच ही नहीं करता, मीट ही नहीं करता है, तो जाहिर है कि वो ग्रेजुएट्स जो हैं वो पढ़े लिखे आप जो है वो अनएम्प्लॉयड अफराद तो मार्केट में फेंक रहे हैं, लेकिन ऐसे अफराद नहीं आ रहे जिनको कोई फॉरेन इंडस्ट्री पिक कर ले। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें जोई साहब एसएमईज़ की, हमने देखा है बहुत ज़्यादा बात होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, फिर थोड़ी सी बात होती है सैलरीड क्लास की भी। एसएमईज़ के ऊपर शायद उतना फोकस नज़र नहीं आता। सर, उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है और उनको बेहतर किए बगैर क्या हम अपनी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जा सकते हैं? जी, बड़ा अहम क्वेश्चन है जी एसएमई का। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैंने अभी अर्ज़ किया कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई नई इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे सिस्टम में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहा। एसएमई एक वाहद सेक्टर है जिसके ऊपर सोल पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप डीड और वो ये ट्रेडिंग और इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कानून साजी ऐसी नहीं है। ये जो डिजिटलाइजेशन है, मैंने प्रपोज़ किया था, ये पिछली दफ़ा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, तो हमने कहा था कि जी आप डिजिटलाइजेशन के अंदर एक ऐसा लॉ बना के डाल दें कि जी जो बंदा कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है वो 1000 या 2000 उसकी फ़ी हो, वो अपना उसके अंदर फॉर्म भरे, सिंगल पेज फॉर्म, और वो रजिस्टर्ड हो जाए ताकि वो आगे टैक्स नेट में और क्यू में आ जाए और उसको वो सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और हर चीज़ मिले और उसको प्रमोट भी करें एक्सपोर्ट के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से, लोकल चीज़ों के हवाले से। तो उस तरह का कोई मैकेनिज़्म ऐसा है नहीं गवर्नमेंट का कि जी गवर्नमेंट एसएमई तो गवर्नमेंट अभी प्रॉपर वेटेज नहीं देती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी एसएमई एक वाहद चीज़ है जिसके ऊपर वर्किंग करके गवर्नमेंट जो है वो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। और जो एसएमई में जाने वाले लोग हैं, सोल पार्टनरशिप कंसर्न, छोटे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, दुकानदार, उनके लिए फौरी तौर पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए डिजिटलाइजेशन के अंदर, ताकि वो एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाए जिससे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाए और उनको फैसिलिटेट भी किया जाए, तो उसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आबिद सुलैरी साहब, अगर हम रुपए के इस्तेहकाम की बात करें, उसका क्रेडिट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ले रही है और उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि रुपया मुस्तहकम हुआ है और मुसलसल हम देख रहे हैं कि उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सर, अगर हम उसके साथ ही देखें, इंपोर्ट्स उस तरह से हम होने नहीं दे रहे हैं। एलसीज़ का जो मामला था वो भी हमने देखा था, जिस तरह से हमारी ऑयल कंजम्पशन रही है वो सारा मामला भी हमने देखा है। तो सर, आपको लगता है कि अगर डॉलर मुस्तहकम है तो उसकी वजह ये सब फैक्टर्स नहीं है बल्कि डिमांड एंड सप्लाई ही है? हम एक दिवालिया होने के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए थे जहां से हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुआ कि रुपए की, डॉलर की जो स्मगलिंग थी उसको रोका गया और डॉलर की होल्डिंग को रोका गया। बाकी जो आपने फैक्टर्स गिनवाए वो यकीनी तौर पे बड़े अहम हैं और अभी हम अगले साल माली साल में देखेंगे जब थोड़ी सी ट्रेड लिबरलाइजेशन होगी, टैरिफ जो हैं वो कम होंगे, तो प्रेशर आएगा, करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो जो है रिवर्स होगा और डॉलर चाहिए होंगे इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो असल चीज़ थी कि लोग पैनिक बाइंग कर रहे थे। आप सुबह उठते थे, डॉलर जो है वो 4-5 रुपए महंगा हुआ होता था और लोग जो है जिनके पास भी जितनी रकम पड़ी थी वो भागम दौड़ एक पैनिक में आके डॉलर खरीद रहे थे, जिसका कि मनी चेंजर जो है वो डॉलर को ब्लैक करके फ़ायदा उठा रहे थे। अब मनी चेंजर जो है उनको भी रेगुलेट कर दिया गया, कैटेगरीज ए और बी बना दी गई। इसी तरीके से जो स्मगलिंग है उसको भी रोका गया। तो मेरा ख्याल है कि अब वो जो है कि आपकी नेचुरल डिमांड एंड सप्लाई है वो तो रहेगी। शायद रुपए पे थोड़ा सा प्रेशर भी आएगा जब इंपोर्ट जो है मुकम्मल तौर पे खुलती है और टैरिफ जो है वो मज़ीद रैशनलाइज होते हैं। लेकिन वो जो एक बेहंगम हम रुपए की कदर में कमी देख रहे थे वो यकीनन अब रुक जाएगी। हमें याद है कि 2 साल पहले रुपया जो था डॉलर वो तकरीबन 325 रुपये में ब्लैक में नहीं मिल रहा था और आज वो पिछले 2 साल से 280 पे स्टेबल खड़ा है। तो ये रेंज बाउंड रहेगा।
लेकिन उस तरीके से मैं इसको जाता हुआ नहीं देख रहा जैसा कि वो स्मगलिंग और होल्डिंग के दिनों में हो रहा है। अच्छा सर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अगर क्रूड ऑयल की बात करते हैं, मतलब पाकिस्तान की मतलब हम डॉलर के ऊपर प्रेशर को देखें, अपनी इकोनॉमी को देखें, 70-75 तक वो रहता है तो हम थोड़े से रहते हैं कि अच्छा चलो यार ये तो ठीक है। जब उससे ऊपर जाना शुरू होता है थोड़ा सा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, और जब वो 90 के पास हमें, 85-86 के पास हमें मिलता है डॉलर के पास, तो उस टाइम एक कैफियत बिल्कुल बदल जाती है। आप अगर आपने उस मार्केट को देखा हो तो क्या सर एक्सपेक्ट किया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी और हमारे डॉलर रिजर्व्स के लिए भी। सर ये अगले आने वाले साल में इसके 70-75 के पास ही रहेगा सर? ये देखें, ये पिछले 6 महीने से ये $65 पर बैरल पे है जी। और अभी भी ओपेक कंट्रीज जो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं उन्होंने ट्रंप की जो बात थी उसको मानते हुए अपनी जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा किया है। अब प्रोडक्शन में जब इजाफा होगा तो यकीनी तौर पे आप देखेंगे कि तेल की कीमतें जो है वो स्टेबल रहेंगी। इस पे जो 2 मेजर कंसर्न शो किए जा रहे थे तेल की कीमतों में इजाफे के, एक तो मशरक़ वस्ता की गज़ा की सूरत हाल थी और दूसरा जो है वो ईरान और इसराइल का पॉसिबल कन्फ्लिक्ट था। बदकिस्मती से जो गज़ा की सूरत हाल है उसको हमने देखा कि जो पिछले तकरीबन 2 साल से जो सिलसिला जारी है उस पर जो मशरक़ वस्ता की तरफ से जिस तरह के रिएक्शन की तवक्को की जा रही थी वो नहीं आया और तेल की कीमतें कांस्टेंट रहीं। इस तरह से जब इसराइल और ईरान के दरमियान भी जो एक दो झड़पें हुई उसमें जो असेसमेंट की जा रही थी कि शायद ईरान जो है वो बड़ा बीफिटिंग जवाब देगा इसराइल को और उससे तेल की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा होगा, वो भी नहीं हो पाया। तीसरी तरफ अगर हम यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से जो प्रेशर आया था उसको देखते हैं तो वो भी अब तकरीबन सबसाइड होता नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो 2025 में को बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं इस वक्त नहीं देख रहा। अगर कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल चेंज आती है तो उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर ये बिजनेस एज यूजुअल रहता है जैसा कि 2024 में था तो फिर क्रूड की कीमतें जो है वो इसी रेंज में रहनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के लिए खासा कंफर्टेबल जोन है जैसे ये आजकल चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, अगर हम देखें हालिया जंग भी पाक भारत का जो मामला हुआ उसके बाद हमने देखा जो सिफारतकारी रही, उस हवाले से ट्रेड पे क्या असरात होंगे? हमने ये तो देखा कि हमारे मौक़िफ़ को जो आलमी ताकतें हैं उन्होंने भी तस्लीम किया, हमारा साथ देने के लिए खड़े हुए। इससे ट्रेड पर कुछ असर पड़ेगा पाकिस्तान का इमेज बेहतर होने से, और बिज़नेस कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी इसमें क्या है? जी देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो पाकिस्तान का हमेशा से, जिस तरह आप साहब कह रहे थे कि इशू रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। हमारे यहाँ कोई $150 पर कैपिटा रिसीट्स है और $450 से $500 पर कैपिटा हमारा ड्रेन है, पेमेंट्स हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इशू रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जी हमने 65 बिलियन अगर आज अनाउंस किया है टारगेट के, जी हमने इंपोर्ट करनी है तो हमने 80 बिलियन की फॉरेन रिमिटेंस और एक्सपोर्ट को मिला के तो मैनेज किया है। उसके बावजूद हमारी $125 से $150 बिलियन की हमारी ट्रांजैक्शन होनी है, बाकी मत में भी पैसा बाहर जाना है। दूसरा, 2 चीज़ों में हमने जो कामयाबी हासिल की है, सबसे पहली कामयाबी तो ये सफारती महाज के ऊपर गवर्नमेंट ने एक बड़ी डेडिकेशन से काम किया है और पूरी दुनिया ने बड़ा सीरियसली पाकिस्तान को लिया और उसके मौक़िफ़ की हमायत की है। और एक स्ट्रेटजी, एक ऐसी पॉलिसी, एक रिदम कम्बिनेशन जो गवर्नमेंट का और फोर्सेस का रहा है, उससे जो रिज़ल्ट आ रहे थे वो पूरी दुनिया के सामने कम्बिनेशन के साथ गया जिसमें कोई गैप नहीं था और एक आवाज़ में लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। जबकि उसके मुकाबले में इंडिया का मीडिया कुछ कहता था, हुकूमत कुछ कहती थी, फैक्ट कुछ थे, तो वो उनका मजाक बना, जिस वजह से दुनिया ने हमें माना है। और ये फर्स्ट टाइम पिछली हमारी आज़ादी से लेकर 77-78 सालों में हुआ है कि जी हमें सीरियसनेस मिली है और वेटेज मिला है और लोग हमारे साथ अब तल्लुकात बनाने के ख्वाह हैं इस हवाले से, क्योंकि आगे वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आपकी सारी लड़ाइयाँ। ग्लोबल वार्मिंग पे मैं बात करता हूँ। नईम मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। नईम मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, मैं आपके पास वापस आता हूँ। नईम मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, ताजिरों के हवाले से बताइएगा, क्या गवर्नमेंट ने इस साल किया, क्या अगले साल सर करने जा रही है? क्या आप मुतमईन हैं जो ताजिरों के साथ रवैया रहा हुकूमत का? देखें, बात यह है कि मैं इसको ताजरों के साथ रवैये से ताबीर नहीं करता इस बात को। असल मसला ये था कि पाकिस्तान जो है वो इतना मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुका था कि बहुत ज़्यादा सख्त फैसले किए जाने थे, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना था। तो उस हवाले से जो है वो कुर्बानी दी गई ताजरों की तरफ से भी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कुर्बानी ले ली गई
तो गलत नहीं है। कुर्बानी ली भी गई, कुर्बानी दी भी गई, और सिर्फ ताजिरों ने नहीं, तमाम तबकात में जो है वो हिस्सा डाला कुर्बानी देने में। तनख्वाहदार तबका भी मुतासर हुआ, जो किसान था वो भी मुतासर हुआ, जो सनतकार था वो भी मुतासर हुआ। तो हर किसी को जो है वो अपना पेट काटना पड़ा और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट से बच गया। अब सूरत हाल ये है कि अब ताजिर हों या कोई और तबका हो या अवामुन नास हों, अब उम्मीद ये पैदा हुई है कि अब कारोबारी सरगर्मियाँ चलेंगी। अब उम्मीद ये पैदा हुई है कि मुल्क जो है मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ेगा। तो जब ये उम्मीद पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा शुगन है, और इसी के ज़रिए, इस होप के ज़रिए ही इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इस गर्दाब से निकलेंगे। तो मैं तो इसको ऐसे लेता हूँ। ठीक है। अच्छा नईम साहब, आम तौर पर तासुर ये आता है जब भी हमने माजी में जो हमारे साबिक चेयरमैन FBR रहे हैं उनसे जब बात होती है, वो भी ये कहते हैं कि ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते, हम बड़ी कोशिश करते हैं। फिर एक प्रेशर ग्रुप होता है। काशिफ अनवर साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर थे लाहौर चैम्बर के, वो कह रहे थे कि ताजिर देना चाहते हैं लेकिन उस तरह से ताजिरों को इंगेज ही नहीं किया जाता। शायद पता ही नहीं है कि ताजिरों को किस तरह इंगेज किया जाए। नहीं, काशिफ साहब बात दुरुस्त नहीं कर रहे। बात यह है कि जो है ताजिर तो टैक्स दे रहे हैं। इशू ये है कि जो ताजिर टैक्स नहीं दे रहे या जिनकी आमदन है, आपने उनसे टैक्स लेना है। हर ताजिर ने टैक्स देना भी नहीं है, ये बात आप याद रखें, क्योंकि टैक्स एक ऐसी शय है जिसने आमदन पर निकलना है। टैक्स जो है वो हर ताजिर की तिजारत पे नहीं निकलना। तो जो आमदन है, अब देखना FBR या अदारों को ये है कि कौन लोग हैं जो आमदन कमा रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो लोग आमदन भी नहीं कमा रहे और कारोबार तो कर रहे हैं बट आमदन नहीं कमा रहे, जो कि टैक्सेबल हो, तो उनको भी टैक्स लगा दिया जाए। तो ये तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो ना हुई ना, ये तो रिग्रेसिव टैक्सेशन होगी कि हर खास आम पर एक ही तरीके से टैक्स लगा दिया जाए। जिस तरह मैं अमूमन ये कहता हूँ कि जिस तरह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है या पेट्रोल की कीमतों पर अगर कोई टैक्स लगता है तो वो तो गरीब आदमी भी वो टैक्स देगा और अमीर आदमी भी टैक्स देगा। तो ये कोई टैक्स अच्छा टैक्स नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह हर वो ताजिर जिसकी आमदन है उसको टैक्स देना चाहिए और जो आमदन छुपाता है उसको पकड़ना चाहिए। तो ये अदारे का किरदार होना चाहिए, ना कि इदारे का ये किरदार होना चाहिए कि वो एक ही डंडे से सबको हाँक दे और सबको कहे जी सारे टैक्स दे दो। ऐसा होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, और इंसाफ के तकाज़ों से ये एन मुताबिक भी नहीं है। ठीक है नईम साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। चोई साहब, आप बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, और ये भी ताजिरों वाला भी नुक्ता वैसे अंदर। जी, ये ताजिरों वाले नुक्ते में बड़ी अच्छी बात की है अभी भाई ने। देखें, 12,740 अरब टैक्स का टारगेट था, तो जुलाई तक 10,233 अरब अगर वसूल हो चुका है तो ताजिरों ने टैक्स दिया है ना, कोई हुकूमत ने खुद टैक्स दिया है। 10,233 अरब टैक्स जुलाई तक रिसीव हो चुका है, जबकि 12,730 अरब का टारगेट था। तो अगला टारगेट 14,740 अरब का अगर ये सेट कर रहे हैं तो वो भी ताजिरों ने टैक्स देना है। ताजिर टैक्स दे रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं वो एक मखसूस तबका है। उसके लिए मैंने अभी पहले ये बात की है कि डिजिटलाइजेशन सिस्टम बनाएं, जो टैक्स नेट में नहीं है उनको लेके आएँ। ताजिर टैक्स दे रहा है और हुकूमत उसी टैक्सों पर चल रही है। इस दफ़ा भी जो टारगेट किया है हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हालांकि अभी खुद मिनिस्टर साहब ने इस बात का इतराफ़ किया है कि जी लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिड्यूस हुई है, और मैं भी कह रहा हूँ कि जी इंडस्ट्री रिड्यूस हो रही है, उसके बावजूद इतना टैक्स कलेक्ट हो रहा है। तो ताजिर टैक्स दे रहा है तो टैक्स कलेक्ट हो रहा है ना। तो ये एक गलत परसेप्शन है कि जी ताजिर टैक्स नहीं देता, ताजिर ही टैक्स देता है। बिल्कुल ठीक है, ताजिर टैक्स देता है। सुलैरी साहब, इसी के ऊपर ताजिर टैक्स देता है, सैलरीड क्लास रोती है कि सबसे ज़्यादा टैक्स तो हमसे ले लिया जाता है क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेड हैं और हमारे ऊपर जितना भी आप डालेंगे वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। सर, इस पे क्या कहेंगे कि ताजिर के हवाले से जो मुश्किलात हैं उनको टैक्स नेट में लाना, जो लोग नहीं आ रहे उनको कैसे लाया जाए? जी देखिए, आपके सवाल में ही इसका जवाब जो है वो पोशीदा है, और वो सिंपल है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। जो भी हमारे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको डॉक्यूमेंट कर दें। जब डॉक्यूमेंट होगा तो जाहिर है कि इन्फोर्समेंट भी हो जाएगी और टैक्स भी सभी से वसूल होना शुरू हो जाएगा। जो एक रेजिस्टेंस परसीव की जाती है ताजरों के कि वो टैक्स नहीं देना चाहते, मेरा ख्याल है कि अगर सिस्टम को थोड़ा सा इजी कर दिया जाए तो शायद वो रेजिस्टेंस भी ना रहे, क्योंकि ताजरों ने जो भी टैक्स देना है जाहिर है वो कंज्यूमर को पास ऑन करना है, वो तो कास्ट ऑफ बिजनेस का हिस्सा बन जाएगा, और वो अल्टीमेटली तो वो कंज्यूमर, और हम सब कंज्यूमर हैं। ताजिर जो है वो खुद भी कंज्यूमर है, उसने भी मुख्तलिफ सर्विसेज और गुड्स खरीदनी होती हैं, लेकिन चूंकि इसमें
इकॉनमी जो है वो इनफॉर्मल भी है, वो अनडॉक्यूमेंटेड भी है। यही वजह है कि बहुत से जो सेक्टर्स हैं वो टैक्स नेट से बाहर रह जाते हैं, या वो टैक्स दे रहे होते हैं लेकिन उस तरीके से वो काउंट नहीं होता। तो एक तो सिस्टम को आसान कर दिया जाए, दूसरा इकॉनमी को डॉक्यूमेंट कर दिया जाए। किसी सेक्टर से कुछ शिकायत ही नहीं रहेगी कि कौन टैक्स दे रहा है, कौन टैक्स नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक। स्पेशल बजट ट्रांसमिशन से मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैयद महमूदुल हसन बुखारी साहब मौजूद थे, आबिद क़य्यूम सलहरी साहब मौजूद थे और ज़फ़र महमूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह हाफ़िज़।